नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम देखेंगे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ग्रुप सी, ग्रुप डी स्टेनोग्राफर और ड्राइवर, इनकी जो वैकेंसी आई हुई हैं, उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखिए इसमें सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी होंगे आपके, यानी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अब तक ग्रुप सी, ग्रुप डी, वो सारे इसमें होंगे। साथ में कुछ नए भी मतलब सेट आपको मिलेंगे और व्याख्या सहित है। सबसे अच्छी बात तो व्याख्या सहित है। और ये भरोसे का नाम क्या है? यूथ कंपटीशन टाइम। अगर आप जानते हैं कि यूथ से ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब आते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट चाहे जो हो या बुक हो, बेहतरीन रहता है दोस्तों। और मैं ज़्यादातर इसी से रिलेटेड कराता हूँ, क्योंकि मतलब बेहतरीन रहती है इसीलिए कराता हूँ, ठीक। तो हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बताते हैं आपको इसके बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर थे, इसमें सारे इंक्लूड हैं ग्रुप सी के, ठीक। ऐसे ही ग्रुप डी के भी आपको देखने को मिलेंगे, ग्रुप डी के भी सारे हैं। अब देखिए यहाँ प्रैक्टिस सेट क्या है, यहाँ ये 3 बनाए गए हैं अलग से, और इसमें देखिए व्याख्या सहित सब में है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसमें व्याख्या सहित नहीं है। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे ये प्रैक्टिस सेट, फिर कल से हम इसी के आगे देखेंगे ये वाला, फिर इस तरह मतलब इस तरह हम आगे बढ़ते जाएँगे, समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से। अब देखिए थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर दें। देखिए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि समय कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। जो पोर्शन कमज़ोर हो उस पे ज़्यादा ध्यान दें, और टाइपिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने हमेशा कहा था कि जूनियर असिस्टेंट चाहे किसी भी मतलब फ़ील्ड का हो, जूनियर असिस्टेंट दोस्तों टाइपिंग माँगता है। जैसे आप अभी देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, अब वो मार्च-अप्रैल में कब होगा पता नहीं दोस्तों, उसका कुछ आयोग तो का तो आता ही पता नहीं रहता है। तो उसमें दोस्तों आप बताए थे मैंने कि जिसका टाइपिंग अच्छा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें भी दोस्तों यही हाल है कि टाइपिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये तो पेपर निकालना ही पड़ेगा, साथ में टाइपिंग, ठीक? तो टाइपिंग तो आप लोगों को पता है, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश वर्ड पर मिनट, ठीक। अब देखिए इसमें 4 चीज़ें होती हैं, हिंदी, इंग्लिश और जन जीएस होती है, मैथमेटिक्स होती है। 100 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। ये स्टेनोग्राफर का है, लेकिन ग्रुप सी का भी मतलब सेम है तीनों का, बस लेवल का चेंज हो सकता है थोड़ा, लेकिन जहाँ तक लगता है कि लेवल सेम ही रहता है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं, तो सब लोग क्या करेंगे, 100 में 100 क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया कि नहीं? क्या करेंगे, 100 में 100 क्वेश्चन करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, आपको भी 100 में 100 करना है, लेकिन उसके लिए तैयारी बेहतरीन होगी, एग्ज़ाम तभी निकलेगा, कट ऑफ बहुत जाती है दोस्तों इसकी, ज़्यादातर मतलब इसलिए ज़्यादा मेहनत करो आप लोग, ठीक? अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करें। देखिए 2019 का ये साल पेपर है दोस्तों, ये कब हुआ था, तो 20 जनवरी 2019 को हुआ था। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो देखिए गोल्डन फाइबर क्या होता है, जूट होता है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, समझे कि नहीं? और ये यही नहीं, ये प्रीवियस ईयर है, इसका मतलब ये नहीं है आएगा भविष्य में वो भी आप देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं वही बुक करा रहा हूँ, वही चीज़ें कराता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक? तो यहाँ देखिए लिखा है कि जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में मुख्यतः उगाया जाता है। इसका उपयोग गनी बैग, मैट, रस्सी, कालीन, अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है विश्व में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सिल्वर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो देखिए वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, मतलब उनके नाम पे रखा गया है। लेकिन एक और जानते होंगे, काला पानी की सज़ा। काला पानी की सज़ा जानते हैं कि नहीं? तो उसके नाम से भी जानते हैं, ठीक दोस्तों? तो सेल्युलर जेल को क्या किस नाम से जानते हैं? काला पानी। और दूसरी चीज़ है, ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहीं पे बनी हुई है। यह अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी, जो मुख्य भारत भूमि से हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित है। वह सागर से भी हज़ारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग में जाना पड़ता है। यह काला पानी के नाम से कुख्यात भी है। ठीक, विख्यात नहीं कुख्यात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब जो है प्रॉब्लम होती थी। देखिए आगे अगर हम बात करें, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है दोस्तों? तो 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने? 6 वर्षों के लिए। आर्टिकल जो दो 83 सब क्लॉज 1 है ना, के अनुसार राज्यसभा सदस्य मतलब राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता दोस्तों। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। देखिए ये सदस्यों का कार्यकाल है दोस्तों, ठीक। कभी अगर पूछे कि राज्यसभा मतलब जो है स्थायी सदन है, तो हाँ स्थायी है, कभी भंग नहीं होती है, समझे कि नहीं? अगला हम बात करें, हिटलर किस देश का तानाशाह था? अब बताइए, बताने की जरूरत नहीं, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और राजनेता भी था दोस्तों। अगर हम बात करें वे राष्ट्रीय
समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये सभी को पता है कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी जो था वो पराजित हुआ था बाबर के द्वारा, तब पहली लड़ाई हुई थी। देखिए यहाँ लिखा है 1 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, बाबर विजयी हुआ था दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ, इसमें हेमू मारा गया, अकबर जीत गया था 1556 में। और पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी 14 जनवरी 1761 में। मतलब इस युद्ध ने ये तय कर दिया था कि मराठे जो है दिल्ली पर तो शासन नहीं कर पाएंगे, समझ में कि नहीं, क्योंकि इसमें मराठों का साथ स्थानीय लोगों ने नहीं दिया था। देखिए दोस्तों बहुत सारे फैक्टर थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताए होंगे अलग अलग, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे वो चीज़ें। ठीक, करना हो तो कर दें, अभी याद है ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम फर्जी वेस्ट करना है तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इतना जाने कि अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी हुआ था, मराठे जो है हार गए थे। ठीक, आगे अगर हम बात करें अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? तो अतुल्य भारत जो हमारा है तो भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यह सितंबर 2002 में अमिताभ कांत द्वारा वांडेड किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच प्रदान करना है। यह भारत विश्व के 5 शीर्ष पर्यटक स्थलों वाले देशों में से एक है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में बिहू का उत्सव होता है? मैंने कहा था आज शाम बिहू आई, मतलब आज शाम बहु आई यानी बहु यानी बिहू, तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि असम है, आज शाम यानी असम। ठीक, आज शाम बहु यानी बिहू। अब देखिए भांगड़ा और गिद्धा आपको बताने की जरूरत है, पंजाब में पड़ता है, कई बार बताया। छऊ व विदेशिया मतलब जो है बिहार का है, और कथकली मोहिनीअट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य है केरल का। अगला दिया है बगदाद। देखिए इराक की राजधानी है बगदाद। क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। थाईलैंड की है बैंकॉक, मंगोलिया की है उलान बटोर, सोमालिया की है मोगादिशु। ठीक दोस्तों, तो ये सब अब देखिए ये पैटर्न है, आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा कि यहाँ से उत्सव भी पूछ लेगा एग्जाम में और राजधानी भी पूछ लेगा। ठीक, उत्सव राजधानी इनमें से में आपको पकड़ होनी चाहिए थोड़ा, तब जाके आप जो दोस्तों मैनेज कर पाएंगे और एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होंगे। अब जैसे लेखक पूछ लिया, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा? विष्णु गुप्ता भी लिखा, विष्णु गुप्ता और विष्णु शर्मा, तो पंचतंत्र लिखे हैं विष्णु शर्मा, याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये क्या है, विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत नीति और पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता थे। शूद्रक द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम। ठीक, और भरत मुनि द्वारा लिखा गया है नाट्यशास्त्र। तो देखिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की। दोस्तों देखिए मैं याद करा सकता हूँ इसे, लेकिन अच्छा वो नहीं जाएगा मैसेज समाज में, इसलिए मैं इसकी ट्रिक जो बनाया हूँ खुद ही जानूँ ज़्यादा सही है। ठीक, अगला दिया है कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। ठीक, कुमार गौरव सर से जितने भी लोगों ने करंट पढ़ा होगा ये सारी उनको रटी होंगी, इतनी बार वो कराए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की है। इसके लेखक जो है बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर हैं। विंग्स ऑफ फायर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। माई कंट्री ऑफ माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की है, तो याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। क्या था? महेश दास। ठीक, नवरत्नों में से एक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बस इतना याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं। महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तरक्की दिलाने तथा उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में अथक प्रयास किया है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए जिम्नास्टिक की बात कर रहा है तो दीपा करमाकर होंगी मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। एक सेकंड दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सी ही दिया हुआ है। दीपा कर्माकर विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है, सभी को पता है दोस्तों, और विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जान। देखिए दोस्तों न्याय का घंटा लगाए थे जहांगीर, और न्याय की जंजीर जो लगाए थे इल्तुतमिश लगाए थे। ठीक, तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि न्याय का घंटा जो लगाए थे देखिए आगरा के किले शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित है, पत्थर के खंभे से लगवाई गई थी, और ये किसके समय लगाई गई थी?
जहांगीर के। अगला क्वेश्चन है बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। तो देखिए 8 बिट्स जो होती हैं वो 1 बाइट के बराबर होती हैं। बाइट संगणन व दूरसंचार में सूचना की इकाई होती है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहा जाता है। 1 बाइट जो होती है 8 बिट्स होते हैं उसमें, और 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट तो 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट तो 1 गीगाबाइट। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक बार बताया होगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी ना, तो उसी तरह है थोड़ा, इसे नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? अब बताने की जरूरत है ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों इतना ईजी है कि 16 में 16 आपको आ रहे होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन अब तक नहीं मिला जो ना आता हो आपको, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपकी आंखों से न गुजरा हो और मैंने न पढ़ाया हो दोस्तों। चाहे मैंने नहीं, किसी भी टीचर से आप पढ़े होंगे तो सब लोग ने पढ़ाए होंगे आपको। ठीक, सभी टीचर मतलब लाजवाब ही पढ़ाते हैं और सब लोग पढ़ाए होंगे। बस फ़र्क कहाँ आया मैं बताऊँ, फ़र्क वहाँ आया आप रिवीजन नहीं किए। जो बंदा जितना रिवीजन करे, जैसे मैं हूँ, अगर मैं 2 घंटे डेली रिवीजन करूँगा तो दोस्तों सोचिए 2 घंटे में अगर मैं 500 क्वेश्चन रिवीजन कर लिया अपने हाथ से लिखे, तो सोचिए एक मतलब साल अगर लगातार रिवीजन किए 2-2 घंटे तो कितना ज़्यादा हो जाए। हम क्या करते हैं, अक्सर पढ़ते चले जाते, नोट्स बनाते चले जाते हैं, बाद में एग्जाम टाइम क्या होता है, हमारा मन ही नहीं करता उन नोट्स को पढ़ने। तो हम क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी मैराथन देखते हैं, बड़े-बड़े वो देख अब सोचिए दोस्तों, जो मैराथन करा रहे हैं यूट्यूब पे, अगर वो मैराथन कराएँगे तो 4-5 घंटे में कितने क्वेश्चन कराते हैं? 200-300 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है 5 घंटे में, 200-300 बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं स्लाइड पे जो आते हैं। लेकिन वहीं आप कोई भी बुक उठाइए, पढ़ना बैठिए, हिंदी की ही वही मैराथन उठाइए, दोस्तों 500 क्वेश्चन आप ना, मैं बता दूँ अपना, तो मैं 40 मिनट में कम से कम नहीं, हिंदी के 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ 40 मिनट में। मतलब एक टॉपिक हमारा पूरी तरह, जैसे पर्यायवाची पढ़ रहा हूँ आदित्य पब्लिकेशन की, देखिए मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई भी है, मतलब जो तरीका मेरा है वो मैंने बताया भी है कैसे मैं पढ़ता हूँ। मैं एक मतलब टॉपिक अगर मतलब चाहे विलोम हो, चाहे हमारा पर्यायवाची, कोई भी टॉपिक हो, ऊपर से नीचे शुरू करता हूँ तो एक लाइन से पढ़ता चला जाता हूँ। 40 मिनट लगेंगे एक टॉपिक को पढ़ने में, और डेली एक-एक टॉपिक करेंगे हम, इस देखेंगे इस तरह हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा से, तिबारा से हम तीसरी, चौथी बार आदित्य पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जितनी बार पढ़ेंगे माइंड में उतनी जल्दी आते रहेंगे। दोबारा पढ़ने में और कम टाइम लगेगा, तिबारा पढ़ेंगे और कम लगेगा। उसके बाद धीरे-धीरे जब आप 10 बार पढ़ होंगे उस बुक को, तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा। आधा-आधा घंटे में दोस्तों एक-एक टॉपिक निपट जाएगा। आप सोच के चलिए कि 500 क्वेश्चन से तो कम ना होंगे दोस्तों विलोम शब्द आदित्य पब्लिकेशन में या पर्यायवाची, 500 से ज़्यादा ही हैं। 40 मिनट में कंप्लीट करेंगे आप। वही किसी यूट्यूब का चैनल, मतलब यूट्यूब पे देखिएगा आप वीडियो, तो खुद ही समझ जाइएगा 5 घंटे आपके खा लेंगे। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं ज़्यादा टाइम, इसलिए मैं बुक क्यों पढ़ाता हूँ। भाई मैं भी चाहूँ तो पीडीएफ, लेकिन इतना शायद क्वेश्चन मैं टाइप ना कर पाऊँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैं खुद ही अकेला हूँ। मुझे भी पढ़ना रहता है, आपको भी पढ़ाना रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी डिमांड रहती है, ये सर, वो सर, वो सर, तो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ ना, मैं भी टाइम निकालता हूँ। तो वो चीज़ आप समझिएगा, कम समय में ज़्यादा चीज़, लेकिन उसका फ़र्क ये है कि आपको रिवीज़न ज़्यादा करना है। ठीक दोस्तों? तो इतना टाइम खा लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो टैगोर जी को यह पुरस्कार कब मिला, तो 1913 ईस्वी में मिला था। अब तक टोटल 9 लोगों को मिला है पुरस्कार भारतीय। आगे अगर हम बात करें वायरस के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी नहीं, तो देखिए वायरस से संबंधित कौन-सी बीमारी नहीं। अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है वायरस से, जीवाणु से, आपका काम क्या है कि एक ट्रिक ऐसी होगी ज़रूर, कुमार गौरव सर से आप देखिए, मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि वायरस से संबंधित ट्रिक। अब उस ट्रिक को लिख लीजिए आप कि मतलब कौन-कौन सी बीमारी है जो वायरस से हो रही है, कौन-कौन सी है जीवाणु से हो रही है, कौन-कौन सी है जो मतलब कवक से हो रही हैं। तो मतलब अगर आप ये सब नोट कर लेंगे और बीच-बीच रिवीजन करते चले जाइए, तो दोस्तों देखेंगे कि आप एग्ज़ाम में आप बहुत सूटेबल महसूस करेंगे। वहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा कि किससे कौन-सी बीमारी है, समझे कि नहीं? और इसमें देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है, हेपेटाइटिस बी आप सुने ही होंगे वायरस से होती है। तो ये 2 तो हमको पता है, इनमें से कोई नहीं होगा। पैरों में जो दाद होता है, दाद फंगस है दोस्तों, क्या है? फंगस यानी कवक से होता है, ये तो आप जानते ही होंगे ना। देखिए विषाणु की खोज किसने की, तो इवान वास्की ने की 1892 में, जब वो तंबाकू मोज़ेक की खोज कर रहे थे। देखिए तंबाकू में कौन-सा रोग लगता है, मोज़ेक। अगर विष विषाणु जो है, विषाणु की प्रकृति सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस विषाणु जनित है, जबकि पैरों में दाद, खाज, खुजली, अकौता, ये सब क्या है, कवक जनित रोग है। ठीक दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएँ हुई? लाला लाजपत राय का निधन दोस्तों, उसके बाद चौरी चौरा कांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। अब बताइए मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? 1906 ढाका।
सॉरी दोस्तों, जलियांवाला बाग 1919 हो जाएगा, चौरी चौरा कांड 1922 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 1927 में, कमीशन 28 में भारत कमीशन आया, 1928 मान लो इनकी, ठीक। अब देखेंगे, क्रम लगाना होगा, लगा लीजिए। देखिए मैंने जो क्रम मतलब जो चीज़ बताई वो ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए मुस्लिम लीग ये ढाका हो गया बांग्लादेश 1906, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर हो जाएगा, लाला लाजपत राय का निधन जो हुआ 1928 लाहौर पाकिस्तान। तो देखिए मैंने सही बताया, अब आपको बस लगा लेना है अपने हिसाब से कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए दोस्तों एक अगर आपको पता हो जाए, देखिए मान लीजिए पहला आपको पता है मुस्लिम लीग 1906, तो चौथा तो सबसे पहले होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हट गए, ये हट गए, 2 हट गए, अब 2 बचे। देखिए चौथे के बाद 1919 हमको पता है जलियांवाला बाग हुआ, तो 3 आना चाहिए, तो 4 के बाद इसमें 2 हट गए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। लेकिन मैं मानता हूँ ये कोई डेट नहीं दोस्तों, इतना ईज़ी अगर आपको नहीं पता है तो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर ही क्यों रहे हैं। अगर ये सब नहीं पता है दोस्तों तो दिक्कत की बात है, मतलब एक बार सोचना चाहिए आपको कि अगर क्या मैं मुझे ये नहीं पता है तो मैं मतलब कॉम्पिटिशन में बैठने लायक हूँ या नहीं, खुद सोचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत ईज़ी है ये सब, ठीक। जो बच्चे तैयारी करेंगे, जो बच्चे मतलब बैठेंगे एग्ज़ाम में वो भी तो देंगे, वो रौंद के निकल जाएँगे आगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ईज़ी हैं, इनको याद रखनी है, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा है खिलाड़ी, खेल, जोड़ी कौन से गलत मिलान किया गया है। देखिए साइना नेहवाल बैडमिंटन है, सही है दोस्तों। साक्षी मलिक देखिए कुश्ती से संबंधित साक्षी मलिक, टेनिस नहीं इनका, ये गलत है, ठीक दोस्तों। और मिताली राज क्रिकेट है, दीपिका कुमार तीरंदाजी, ये तो पता ही होगा आपको। अगला किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों शाहजहाँ के शासनकाल को, ठीक। चित्रकला का अगर पूछे तो चित्रकला का कहा जाता है किसके? जहांगीर के समय, चित्रकला, मुगल काल का चित्रकला का युग, ठीक। तो ये है, याद रखेंगे दोनों चीज़ें, स्वर्णकाल, क्योंकि वास्तुकला इनके समय जो है चरमोत्कर्ष पर थी वास्तुकला। अब देखते हैं आगे दोस्तों। देखिए टाइम ले रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है ले लूँ, मतलब 40 मिनट मैं सोच के चला हूँ कि 40 मिनट में आपका प्रैक्टिस सेट करा दूँगा। तो थोड़ा दोस्तों ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा आईएएस की फुल फॉर्म, सब लोग बनना चाहते हैं आईएएस। हम लोग जो है गाँव में रहते हैं ना, तो कोई मतलब तैयारी करने क्या बनना चाहता हूँ? आईएएस बनना चाहते हैं। ये मतलब ट्रेंड है पूरा बहुत ज़्यादा, ठीक दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें और चाहिए भी, तैयारी कर लेनी चाहिए, होगा या ना होगा वो तो अलग की बात है। लेकिन मुझे तो लगता है कि कर लेनी चाहिए। देखिए लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक दोस्तों। एक मतलब सोचने का आपका मतलब परिवेश, मतलब जो सॉरी, सोचने का एक आपका परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए इतना ईज़ी भी पूछता है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक दोस्तों। यूरो है नहीं, पौंड है नहीं, रिमंडी है नहीं, तो क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है यूरो किसकी है? बेल्जियम की है, लेबनान पौंड हो जाएगा, बांग्लादेश टका। अगला दिया भारत और सभी केंद्रीय मंत्रियों को द्वारा नियुक्ति किया जाता है। देखिए भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों सच बताएँ, इतना ईज़ी पेपर है, मतलब बता नहीं सकते। इसमें जीएस बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है? मतलब मैं मानता हूँ कुछ, चलो छोड़ दीजिए, मान लीजिए 20 नंबर तो पक्के हो जाते हैं ना आपके जीएस में, इस वाले पेपर में, आज के हिसाब से। तो ये चीज़ समझ के चलिएगा। देखिए सूखा रोग या रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से बहुत बार मैंने बताया है खुद ही, तो धूप का विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को, ये सूर्य की किरणों में होता है, मक्खन, जिगर, गुर्दों, अंडे की जर्दी व मछली के तेल आदि में भी होता है। अगला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देखिए ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों, ये कहाँ है? अमेरिका में है, सीधी-सी बात है, ठीक? और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो हमारे यहाँ भारत में है। तो ये चीज़ है, आप समझिएगा। देखिए इसके बारे में पढ़ देते थोड़ा ताकि याद रहे आपको। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एलाइटिंग द वर्ल्ड, फ्रांस के लोगों की संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को दोस्ती का उपहार था और इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को समर्पित किया। किसने किया? तो फ्रांस ने। अगला फ्रांस के लोगों द्वारा किया गया। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मैं अभी बात कर रहा था, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक विशाल प्रतिमा है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर है। और गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 182 ही हैं दोस्तों, ठीक। और कितने फीट है? तो 597 फीट है। नर्मदा नदी के किनारे है दोस्तों, ये सब याद रखेंगे, ठीक। मैंने कई बार ये सब डिस्कस भी किया है, उसमें क्या ज़्यादा करें। अब चलो देखते हैं आगे हम
हिंदी। तो जीएस आपको पता है ना 25 में कितने आपके सही देख लीजिएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से तो 25 में 25 करने लायक थे और करता अगर कोई बंदा 1-2 गलत हो सकते थे, लेकिन 25 में 25 सही हो सकते थे। कोई मतलब बहुत हार्ड था ही नहीं, ठीक? आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उस हिसाब पेपर में देखिए थोड़ा प्रेशर होता है तो 1-2 क्वेश्चन गलत करना स्वाभाविक है दोस्तों। लेकिन मतलब ये है कि मैं मान के चलता हूँ कि 20 से 22 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे, अगर इस तरह का पेपर आता तो। ठीक दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है लता ने मुझे पत्र दिखाए, इसमें कर्म बताना है। तो देखिए लता ने मुझे सॉरी पत्र नहीं चित्र, लता ने मुझे चित्र दिखाए तो ये कर्म क्या है? चित्र हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में लता ने मुझे चित्र दिखाया में चित्र कर्म है दोस्तों, क्योंकि कर्ता कौन है? लता है, तो कर्म क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। बताने की जरूरत है? नहीं है। देखिए क्योंकि वाक्य की क्रिया का प्रभाव इसी पर पड़ रहा है। जैसे मतलब मैंने बताया था कि क्या लगाओ, जैसे लता ने मुझे दिखाया तो क्या दिखाया? तो चित्र, तो वो कर्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। लता संज्ञा है या दिखाई क्रिया है, दिखाई क्रिया है, लता संज्ञा है। देखो संज्ञा भी हम कह सकते हैं या मतलब कर्ता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दिया भूतकाल के उपभेद कितने हैं? तो 6 हैं दोस्तों। देखिए सामान्य भूत में सीता गई, आसन में मैं चला हूँ, पूर्ण में वह आया था। अगला दिया अपूर्ण भूत में गीता सो रही थी, संदिग्ध भूत में तुमने गाया होगा, हेतु हेतु मत भूत में मैं आता तो तुम जाते। ठीक दोस्तों? देखिए ये पहला प्रैक्टिस सेट है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों, ज़्यादा बोल गया हूँ या मतलब समझाने में चीज़ें जो है ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूँगा, चीज़ें बताऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एक प्रत्यय से उपयोग में भूगोल को देखिए भूगोल प्लस एक भौगोलिक होता है दोस्तों, याद रखेंगे भूगोल प्लस एक भौगोलिक सुने होंगे आप, भौगोलिक इकाई, भौगोलिक नहीं होता, ये तो हटा ही दो, ठीक? तो ये चीज़, जैसे कार्मिक हो जाएगा, जैसे कर्म धन एक कार्मिक हो जाएगा, धर्म धक एक धार्मिक। देखिए दोस्तों, जब भी आप देखेंगे धर्म है प्लस एक लगाएँगे, तो देखिए ये धार्मिक होगा, धार्मिक नहीं होगा, यहाँ मात्रा बढ़ जाएगी एक, ठीक दोस्तों? इस तरह, तो एक डबल हो जाएगी मात्रा। जैसे देखिए यहाँ करुणाइक, सांप्रदायिक और जैसे संप्रदाय इस तरह लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं दोस्तों? सच बताना। लिखते हो जैसे इक लगाओगे यहाँ एक मात्रा बढ़ जाएगी अपने आप, ठीक? पार्श्विक, पार्श्विक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, तो ये कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। उत्तरायण शब्द का विलोम क्या होता है? दक्षिणायण होता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं थोड़ा दोस्तों। अब देखिए ये पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं? तो हमारा हो जाएगा ये गद्यांश है दोस्तों, 30 से 32। देखिए लिखा है मादक द्रव्य सेवन को केवल एक सामाजिक विकृति या रोग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं वह बुरी तरह विषमता से ग्रस्त है। समाज में सबको समान रूप से सुख सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अधिकार प्राप्त नहीं है। परिणामतः सर्वत्र असंतोष ही असंतोष है। सामान्य लोगों के लिए जैविक स्तर पर जीवन बनाए रखना ही अत्यंत कठिन हो गया है। निम्न एवं मध्य वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जितना तनावग्रस्त आज हैं, इतना कदाचित ही पहले कभी हुआ है। पूंजीपत वर्ग के लोग भी अन्याय पूर्वक अधिकाधिक पूंजी के संचयन में लगे होने के कारण कई गलत कामों में फंसते हैं और तनाव का शिकार होते हैं। इस तरह से एक समाज व्यापी असुरक्षा, असंतोष और तनाव ही व्यक्ति को मादक द्रव्य की ओर ले जाता है। जब तक सामाजिक व्यवस्था और मूल्य दृष्टि से अनुकूल परिवर्तन नहीं होता है, इस रोग का ऊपरी उपचार कारगर सिद्ध नहीं होगा। स्पष्ट है मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति भयंकर सामाजिक रोग का एक लक्षण है, अपने आप में रोग नहीं। दोस्तों आपको पता ही होगा, ये सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे। जैसे लोगों को कहते हैं टेंशन है, लाओ पी लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मतलब ऐसे समझा रहा हूँ मादक पदार्थ। तो इस तरह मतलब जैसे किसी को टेंशन है, सिगरेट कोई पी रहा है, कोई क्या है, इस तरह कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मूल दृष्टि से संबंध मुख्यतः है। तो सीधी-सी बात है सामाजिक नीतियों से है, सारी चीज़ें समाज के प्रभाव से ही होता है। भाई हम अगर कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं तो वो समाज के प्रभाव से ही करेंगे। वैसी संगति हमारी बन जाएँगी, वैसी चीज़ें हमारे आस-पास होने लगेंगी कि हमें जो पीना पड़ेगा, मतलब बार-बार पीना पड़ेगा। चलो छोड़ो दोस्तों, ठीक तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ जाएँ। अगला दिया है ऊपरी उपचार से अभिप्राय क्या है? तो ये है नकली उपचार दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है ऊपरी उपचार नकली है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? अगला दिया सामाजिक विषमता का कारण क्या है? तो ये है समाज का कठिन स्थिति में होना। देखिए समाज में कभी भी समाज में सभी को समान रूप से सुख सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। उल्टा, उल्टा क्या होता है? पतिव्रता होती है उल्टा। विधवा का क्या होता है? सधवा होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला है निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। कौन सा सही शब्द है? मूर्धन्य होता है दोस्तों, बिल्कुल सही। लिखा है जिस काव्य में गद्य और पद हो तो चंपू काव्य होगा हमारा। क्या हो जाएगा? चंपू काव्य। बताने की जरूरत नहीं।
कई बार पढ़ाए हैं। अगला दिया असरफी की लूट और कोयले पर छाप। आप देखे होंगे आदित्य पब्लिकेशन में मिलेगी, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, तो यही हो जाएगा हमारा। अगला छा वर्ण, तो देखिए आधा ये बना किससे है, आधा का प्लस छा से बना हुआ है, ठीक। तो कहाँ गया ये, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही ता, त्रा पूछता है दोस्तों, त्रा, तो ये है आधा ता प्लस रा। कई बार मैंने पढ़ाया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा तभी समझ पाएंगे। आदित्य पब्लिकेशन बुक इसलिए मैंने पूरी कंप्लीट ही करा दी दोस्तों, वो आज भी लोग देख रहे हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि बहुत सारे लोग आज भी देखते हैं, 100-200 लोग उसमें देखा ही करते हैं दोस्तों। देखिए लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अनंग है, पुष्प धनुआ है और सचिपत नहीं दोस्तों, सचिपत इंद्र का पर्यायवाची है शायद, हाँ इंद्र का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सचिपत इंद्र का है। देखिए आज मैं पर्यायवाची ही पढ़ रहा था दोस्तों, मतलब आदित्य पब्लिकेशन का रिवीजन कर रहा हूँ, 3-4 बार हो गई बुक, सोच लीजिए। मैंने आपको जो पढ़ाया उसे छोड़ करके, एक बार तो मैंने पूरी बुक पढ़ाई, वो छोड़ दिया, 3 बार अपने आप से पढ़ लिया। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन करना पड़ेगा आपको। अनंग पुष्प धनुआ अतनु आत्मभु कंदर्प कुसुमायुध पुष्प चाप रतिपत इत्यादि। इंद्र के पर्यायवाची सुरपत पुरंदर वासव महेंद्र देवराज मधुआ शक्र शतमन्यु आदि ये सब है। अगला दिया है पारिजात किसका पर्यायवाची है, तो कल्प वृक्ष का है दोस्तों। किसका है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। देखिए कहीं पे कल्प वृक्ष ही मिले या कल्प तरु मिले, ये सारे हो जाएंगे। कल्प लता मिले, देखिए यहाँ लिखा है कल्पतरु देवतरु कल्पलता देववृक्ष, ये सारे हो जाएंगे, ठीक। कमल का हो जाएगा राजीव पुंडरीक जलज पंकज सरोज सरोरुह नलिन तामरस कंज व अरविंद हो जाएगा। अगला दिया है सुख के पर्यायवाची, तो इसमें क्या हो जाएगा कीर सुआ वक्रतुंड दाडिम प्रिय। सुख यानी जो है वही हमारा सुग्गा हो जाएगा, तोता जो है। अगला है गुलाब का, तो क्या है शतपत्र पाटल वृत पुष्प और जो है क्या है स्थल कमल। अगला दिया मुख का, देखिए मुख और इसका गौड़ हो जाएगा बिलोम, मुख्य का क्या होगा गौड़ हो जाएगा, ठीक दोस्तों। जैसे नगण्य कहते हैं। प्रधान तथा प्रमुख विलोम है, इसका भी प्रधान या मुख्य एक ही है। अगला अक्षी व अक्षी का सही युग्म अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा। देखिए अक्षी मतलब होता है आंख, क्या होगा आंख, और अक्षी मतलब आंख वाली, तो ये चीज हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए योगी राज नहीं होता, योगी राजा या योगी राज होता है, क्या होता है योगी राज, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पद में संधि व समास दोनों है, तो ये है रामानुज। देखिए राम धन अनुज, रामानुज राम का अनुज, देखिए संधि विग्रह तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। तो समास हो ही गया, और संधि भी तो है इसमें, दीर्घ संधि है, राम धन अनुज रामानुज, ठीक, दीर्घ संधि, तो दोनों इसी में है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जो है क्या दिया है, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, त्रिलोचन में सही समास। देखिए त्रिलोचन बहुव्रीहि समास हो जाएगा, 3 लोचन है जिसके अर्थात महादेव, ठीक, या भगवान शिव, कुछ भी हम कर सकते हैं। बहुव्रीहि के क्या है दशानन है, नीलकंठ है, लंबोदर गोपाल मिठभोला दिगंबर, ये सब क्या है बहुव्रीहि समास। अगला धर्म प्राण शब्द का विग्रह क्या होगा, धर्म प्राण का होगा धर्म ही है प्राण, कहा गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये गलत कोई कर सकता है, धर्म और प्राण लगा सकता है इसमें, लेकिन दोस्तों ये है धर्म ही प्राण जिनके वाह, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। अगला राजपूताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, तो आना, राजपूत धन आना, राजपूताना हो जाएगा। जैसे देखिए आना से और प्रत्यय कौन कौन से हैं, प्रत्यय जो बाद में लगता है, मर्दाना हरजाना नजराना घराना, ये सब हो जाएगा। अहोरात्र शब्द का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अहोरात्र का हो जाएगा आहन धन रात्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट बहुत है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन कीजिए। देखिए भारत का रत्न, तो देखिए संबंध है ना, का कर्ता ने कर्म को करट से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के दादी दे, ठीक। तो देखिए संबंध काकी के आ गया तो का आ गया तो संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छांटिए। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, तो भैया किससे मिले थे पिछले साल, मैं यानी जातिवाचक और पुल्लिंग व एकवचन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो, जैसे साल है, ठीक, मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला, तो साल बताना है, तो ये रेखांकित शब्द क्या है जातिवाचक है, कौन सा साल है, साल दिया नहीं है, केवल साल नाम दिया है, तो ये चीज हो जाएगा। और पुल्लिंग तो है ही है क्योंकि मैं हूँ, और जो है वचन एक वचन तो है ही। अगला और लास्ट वाला दिया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौंह करे भौहें हंसे दैन कटे नटी छाए जाए, तो ये है संयोग, क्या है संयोग रस है, ठीक दोस्तों। तो ये चीज है। देखिए दोस्तों ये वीडियो आएगी कितने बजे, तो 11:30 पे डेली आपको मिलेगी,
11:30 AM। एक वीडियो मिलेगी 4:30 पे डेली आपको पीएम। तो ये देखिए, ये दोस्तों याद रखेंगे, अभी 2 मिल रही हैं, लेकिन अभी जैसे-जैसे थोड़ा टाइम और होगा तो मैं आपको 3-4 वीडियो दूँगा छोटी-छोटी। 2 वीडियो और आएँगी, उसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट अलग होगा एसएससी जीडी का, और जीएस का प्रैक्टिस सेट अलग होगा, तो 2 और आ जाएँगी आपकी, ठीक? और जब ये सारी चीज़ें एक-एक खत्म हो जाएँगी, तो उसकी जगह पे कोई दूसरी बुक आ जाएगी, कोई दूसरी चीज़ें हो जाएँगी, रेलवे से रिलेटेड चीज़ें हो जाएँगी। तो ये सारी देखिए, मैं हिंदी और जीएस ये 2 चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन से पढ़ा सकता हूँ, और मुझे विश्वास रहता है, इसलिए मैं वही चीज़ें शुरू करता हूँ, ठीक? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ से करा दिए। देखिए, मैं एक बार आपको ये पढ़ रहा हूँ, मतलब जो है आपको ये करना है अपने हाथों से, क्योंकि व्याख्या दी हुई है। अब इसमें मैं दोस्तों लिखूँगा ना, तो ये बनेगा प्रैक्टिस सेट कम से कम 3-4 घंटे का, तो ये आपको समझना होगा। मैं लेकिन एक बार पढ़ दे रहा हूँ पूरा। देखिए, लिखा है उस रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, 3 और 2, 6 को जोड़ने वाली लंबवत रेखा है। देखिए, ढलान निकालने के लिए यम से दर्शाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ इसका फ़ॉर्मूला आ जाता है। क्या हो जाएगा? यम1 बराबर y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस s1, ठीक? तो ये चीज़ होता है, इसका फ़ॉर्मूला है। अब देखिए, यहाँ से यम1 निकल गया, तो अब देखिए एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो यम1 और यम2 इक्वल टू -1, ये तो आप सुने ही होंगे, जानते भी होंगे। तो यहाँ मान रख के यम2 निकाल लो, उसके बाद देखिए यम2 निकालने के बाद वही यम2 हमारी क्या हो जाएगी? प्रवणता या ढलान हो जाएगा, ठीक? बस हो गया, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल ईज़ी है। अगला है समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल जो है कितना है? तो 45 है, और इनमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 468 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? दोस्तों देखिए, आप एक चीज़ समझिए, पहले समानांतर संख्या जो दी गई हैं, उनका पहले ये पता होना चाहिए कि क्या हम मानते हैं। तो 3 संख्या मानना है, तो हम मानते हैं a माइनस d, बीच में हम रखते हैं a, दूसरा मानते हैं a प्लस d। क्या मानते हैं? a प्लस d। ये 3 संख्या हो गई। कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योग। तो बताइए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन-सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? भाई, सबसे पहली है तो सबसे छोटी है, सबसे बड़ी। अब इनका योग कर दीजिए, देखिए यहाँ पे इनका योग करेंगे तो इसके बराबर रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? मान निकाल लेंगे, या फिर एक चीज़ आप ये करिए, पहले ये कर लीजिए, कौन-सा? अंतर वाला। अंतर कहाँ गया? हाँ, देखिए 3 संख्याओं का योग कितना? 45 है। अब तीनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो डी कट जाएगा, कटेगा, और 3 a बराबर हो जाएगा 45, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 15। अब 15 का मान निकाल लीजिए, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे रख लीजिए समीकरण में, ये समीकरण आ गया, इधर करें। उसके बाद यहाँ से d का मान निकाल लीजिए, फिर जो है संख्या पूछा सबसे बड़ी, तो a प्लस d है सबसे बड़ी, तो इसका 15 हो जाएगा, d का 3 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक? कर लीजिएगा। अगला दिया है कि प्रतिस्थापन के बिना 2 पत्ते। देखिए, प्रायिकता है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। मन होगा आदित्य रंजन सर से पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन पढ़ाए हैं, तो उन्हीं से पढ़ लीजिएगा, ठीक? 1 वीडियो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, 5 घंटे दीजिएगा, काम खत्म। तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा उनसे, ठीक? आप कर लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए, पॉज़ करके करिए, अपने हिसाब से करिए दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है, आपको पता है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण की भुजाओं की लंबाइयाँ जो है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों देखिए, प्रमेय आपको लगाना होगा, कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6, 8, 10, ठीक? 10 हो जाएगी। समझ में कि नहीं? वे ट्रिपलेट है, तो याद रखेंगे। अगला, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह दिया गया हो कि उनमें से कम एक लड़का, देखिए कम से कम ये संभावना आ जाएगी, तो प्रायिकता ही है दोस्तों। तो मैंने बताया ना, पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व करिए। वीडियो पॉज़ कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए, मैं अगर करूँगा बहुत टाइम चला जाएगा, तो लेकिन आप अपने हिसाब से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। एबी का सामान्य सार्व अंतर होगा, जिसमें से ये फलाना दिया हुआ है। आप देख लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। वीडियो को पॉज़ करिए, फिर आगे बढ़ जाइए। अगला दिया है, एपी में 3 संख्याएँ हैं, इन 3 संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अब वही है, वही पैटर्न पूरा लगाना है जो था एपी समानांतर श्रेणी, ठीक? अब कुछ नहीं, इसमें कर लीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप थोड़ा अपने हिसाब से, आपको जहाँ सही लगे पॉज़ कर लीजिए। मैं थोड़ा चला रहा हूँ, ठीक? मैं टाइम इसमें क्यों वेस्ट करूँ दोस्तों। देखिए, यहाँ जैसे लिखा है कि जो है बाईसाइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में इतने चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो परिधि होती है 2 पाई r, ठीक? इसमें क्या होता है कि चली गई दूरी कितनी है? ये देखिए, कितनी दूरी चले हैं? तो सॉरी, दूरी ये है 11 किलोमीटर। कितनी दूरी? 11 किलोमीटर चले हैं, और चक्कर कितने लगाए हैं दोस्तों? तो 5000 लगाए हैं, ठीक? कितना है? 5000। अब 11 किलोमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा, मीटर को फिर सेंटीमीटर को बनाना पड़ेगा, तो गुणा करते चले जाओ, ठीक?
11 गुणे 1000 तो मीटर, 100 से गुणा किया सेंटीमीटर। उसके बाद इसे हम कट्टम-पिट्टम करना शुरू कर देंगे। यहाँ से पाई का मान रख लेंगे, सारी कुछ कर लेंगे प्रोसेस। उसके बाद हमारा जो है r का मान आ जाएगा। r का मान आ जाएगा तो उसके बाद 2r से गुणा कर देंगे, क्योंकि व्यास क्या होता है 2r होता है। बस आ जाएगा। समझ में कि नहीं? कुछ है नहीं दोस्तों अलग से। देखिए 8 अवकलनों का औसत इतना है। यदि एक अवकलन 11 को निकाल दिया जाए तो बाकी बच्चों का अवकलन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए 8 है तो इससे पहले गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। हो गया 200। उसके बाद देखिए इसमें से 11 को निकाल देंगे तो 200 से 11 निकालो 189 हो जाएगा। ठीक? अब बताइए जब 11 निकाले हैं, ठीक? बात को समझिए, 11 निकाले हैं तो यहाँ 8 की जगह 7 बचेगा कि नहीं? तो इसे 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 सता 49 तो 27 आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए 3 त्रिकोण का अनुपात इतना है, सभी कोणों का मान बताइए। बता नहीं सकते हैं दोस्तों आप लोग? बता सकते हैं ना? देखिए कितना दिया? 2, 3 और ये 4। देखिए अगर यहाँ हम 20 कर दें, यहाँ हम 30 कर दें, यहाँ 40 कर दें, देखिए जोड़ो 90 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो 20 सॉरी देखिए इस तरह है, वो अलग है, दूसरा है त्रिकोण। ये देखिए जो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक? इसका मान 180 है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, ये x बराबर 20 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, देखिए 20 दूनी 40, 20 तीन 60 और 20 चौक 80। ठीक? तो ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ आप देखिए, यहाँ अगर हम काटें तो ये 20 से काट दीजिए तीनों को, तो देखिए अनुपात भी आ रहा है। यहाँ लेकिन काटेंगे तो नहीं आएगा। ठीक? तो ये चीज़ देखना होगा। यही ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक? और उसके बाद 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या इतनी है, दूसरी बताने की ज़रूरत नहीं भैया, कई बार पढ़े होंगे। ये सब आप कर लेंगे। ठीक दोस्तों? तो ये सब कर लीजिएगा अपने हिसाब से, वीडियो पॉज़ कर लीजिएगा, मैं वैसे